नमस्कार दोस्तों। आज ऑपरेशन के बाद थोड़ा समय मुझे मिला। मैंने कहा कि क्यों ना कुछ कोरोना के बारे में एक बार फिर से मैं आपसे बात करूं, क्योंकि आज हम लोग विश्व में करीब चौथे नंबर पे हैं और हमारे यहाँ जो संक्रमित लोग जो पॉजिटिव पाए गए हैं वो 3,32,000 के करीब हैं। लेकिन ये खुशी बात है, हमारे यहाँ जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है और 1,70,000 लोग भी ठीक हो गए हैं, जो कि 50% से कुछ ज़्यादा ही रिकवरी रेट है। और डेथ रेट हमारा 3% से कम, यानी कि 9,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। मैं समझता हूँ हमें कोरोना से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना एक छूत की बीमारी है, सबसे बड़ा डर बस यही है। लेकिन उस छूत की बीमारी से क्या हम बच नहीं सकते? अगर जो हम बचना सीख लेंगे, जो कि आप सभी लोगों को समय समय पे बताया जाता रहा है या व्हाट्सएप में आप पढ़ते रहे होंगे कि हमें मास्क लगा के रखना चाहिए, हमें बार बार साबुन से हाथ धोता रहना चाहिए, हमें 6 फीट दूरी से लोगों से बात करनी चाहिए, एक दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए और अननेसेसरी कहीं भी बाहर घूमने या बाहर निकलने का प्रोग्राम नहीं बनाना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर हम इन सब चीज़ों का पालन करें तो हम कोरोना से बच भी सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट्स होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस होता है, कैंसर होता है, उससे भी बहुत सारे मरीज या तो मृत्यु को प्राप्त होते हैं या बीमार रहते हैं। पर उनसे तो हम ज़्यादा बच नहीं सकते। एक्सीडेंट में आप ज़रूर बच सकते हैं, अगर सीट बेल्ट का प्रयोग करेंगे, हेलमेट लगाएंगे तो आप बच सकते हैं। और अगर आप प्रयोग नहीं करते हैं तो आपकी मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी प्रकार कोरोना में भी अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग और इन सब का पालन नहीं करेंगे तो आपकी भी संक्रमित होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये ऐसे ही हो गया, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग और इस सब का पालन नहीं करते हैं, जैसे आप मोटरसाइकिल दोनों हाथ छोड़ के चलाने की कोशिश कर रहे हो। आप चिंता ना करें कि आपका कोरोना टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं और कोरोना पॉजिटिव हैं तो भी आपको कोई डर नहीं है। सिर्फ ये है जो संक्रमित हैं और वो बुखार की तरफ जा रहे हैं तो एक आइसोलेशन में अपने आप को बनाए रखें। अब बुखार आने पे क्रोसिन की टैबलेट का इस्तेमाल करें। DHQ भी ले सकते हैं आप, 400 मिलीग्राम सुबह शाम पहले दिन और 400 मिलीग्राम हफ्ते में एक बार, ये प्रिवेंशन के लिए। और ट्रीटमेंट के लिए 400 मिलीग्राम रोज़ की टैबलेट आप ले सकते हैं। इतना इलाज स्वयं करें और अपनी स्थिति देखते रहें कि आपको बुखार तेज तो नहीं हो रहा है, आपको खांसी तो नहीं बढ़ रही है, सांस लेने में तकलीफ़ तो नहीं बढ़ रही है। और अगर वो हो सके तो पल्स ऑक्सीमीटर से अपनी ऑक्सीजन भी चेक करें कि वो ज़्यादा तो नहीं गिर रही है। 85-90 तक चल सकती है, 90 के नीचे जाने पे वैसे आप अलर्ट हो जाएं। यही प्रिवेंशन आप लें अगर जो आप थोड़े रूप में बीमार हैं, और अगर ज़्यादा बीमार हैं तो आप अस्पताल में जाएं। अस्पताल के विषय में मैं कहना चाहूँगा कि रोज़ नई वीडियो आ रही हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं, लोगों के बीच में डेड बॉडीज़ पड़ी हैं वगैरह वगैरह। पर मैं आपको बता दूं, अस्पताल में भी लोग इंसान ही काम कर रहे हैं। उन्हें भी डर होता है कोरोना से, उन्हें भी डर होता है डेड बॉडी छूने का। उसके बावजूद भी वो आपके लिए सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और उन सबको निपटा रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो या नीचे के कर्मचारी हों। लेकिन समस्या ये है कि बहुत से कर्मचारी ड्यूटी पे आ रहे हैं, बहुत से कर्मचारी ड्यूटी पे नहीं आ रहे हैं। और डेड बॉडीज़ को भी आपको एक प्रॉपर प्रोसेस से या तो रिलेटिव आइडेंटिफाई करें या आपको एक प्रोसेस अपनाना पड़ता है, जिसके बाद ही बॉडी आप पैक करके मॉर्चरी में शिफ्ट कर सकते हैं। मॉर्चरियाँ फुल होने की वजह से डेड बॉडीज़ कहीं एक जगह इकट्ठी भी की जा सकती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो केयरलेस हैं। इसका मतलब है कि सिस्टम में जो समय लगता है उसको फॉलो करना डॉक्टरों की मजबूरी है। नहीं करेंगे तो गलत बॉडी गलत जगह जाने का डर रहता है। भाइयों, मैं तो कहूँगा बजाय ये वीडियो बनाने के और व्हाट्सएप करने के,
आप भी पीपीई किट पहन के, मास्क पहन के और फेस शील्ड बना के इन डेड बॉडीज़ को हटाने में अस्पताल की मदद करें, आइडेंटिफिकेशन में मदद करें। मैंने ऐसा भी देखा है कि लोगों ने अपनी डेड बॉडी क्लेम करने से मना कर दिया, और यहाँ तक भी है एक परिवार ने तो वहाँ पुलिस को फ़ोन कर दिया कि हम डेड बॉडी तो नहीं लेने आएंगे, लेकिन हाँ हमारे मरीज के हाथों में चूड़ी और सोने की चूड़ी और अंगूठी है, वो ज़रूर हमें भेज दी जाए। कि यही आज हमारा संबंध रह गया लोगों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। मैं कहूँगा इस सब को छोड़ के लोग आगे आएँ। अगर डॉक्टरों को डर है, आपको भी डर है, अगर डॉक्टर काम कर रहे हैं तो आप भी उनके साथ मिल के काम करें, बजाय उन्हें बदनाम करने के। और आपकी इन्हीं वीडियो की वजह से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं जा रहे हैं। आज हमारे 4000 से ज़्यादा गवर्नमेंट के अस्पताल और 250 से ज़्यादा वेंटिलेटर खाली पड़े हैं, जिनका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। मेरी जीटीबी हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट से भी बात हुई, उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ किसी मरीज़ को मना नहीं करा जा रहा है, बिना किसी रोक टोक के, रेफरेंस हो ना हो, मरीज़ सीधा आ जाए हम ले रहे हैं। सबका पूरा इलाज हो रहा है, सबकी जांचें हो रही हैं, ज़रूरत पे सबको भर्ती करा जा रहा है। तो लोग ये ना सोचें कि कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल लापरवाही होगी, और लोगों को प्रमोट करें कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएँ, फ्री इलाज मिल रहा है। मैं समझता हूँ प्राइवेट अस्पतालों के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, इतने पैसे ले रहे हैं, उतने पैसे ले रहे हैं। ज़रूर ले रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल पैसे के बिना नहीं चल सकता। प्राइवेट अस्पताल की भी कैटेगरी हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 3 अस्पताल के खर्चे कम होते हैं, तो वहाँ खर्चा भी कम होता है, बेड चार्ज भी कम होते हैं, पर उन पे पूरी सुविधा ना होने की वजह से हो सकता है आपको लेवल 1 अस्पताल में जाना पड़े, जहाँ पे बेड चार्ज बहुत हाई हैं। लेकिन उसका कारण आपको जो सुविधा दे रहे हैं, आपको जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया है, जो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा स्टाफ रखा है, जो सफाई रख रहे हैं, उस सब की कॉस्ट उसमें काउंट होती है। और मैं अगर आप से कहूँ कि गवर्नमेंट अस्पताल में जो इलाज मिल रहा है, क्या वो फ्री है? वो फ्री नहीं है, वो भी किसी ना किसी द्वारा पे हो रहा है, हमारे टैक्स पेयर के द्वारा पे हो रहा है। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के एक बेड की जो पर डे की एक्सपेंडिचर है, वो करीब 50,000 रुपये पर डे है। आप इसको इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। और अन्य गवर्नमेंट अस्पताल के भी कहीं 20 मिलेगा, कहीं 25 मिलेगा, कहीं 30,000 रुपये पर डे का खर्चा है। तो वो गवर्नमेंट नहीं ले रही है, तो इसलिए नहीं ले रही है कि टैक्स पेयर पैसे से पे कर रही है, मेंटेन कर रही है। लेकिन प्राइवेट अस्पताल को तो आपसे ही लेना है और उसी को ही चलाना है, और थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट शायद कहीं ना कहीं रहता है, जो कि उनका राइट है, लेकिन वो इतना नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा, बहुत से व्हाट्सएप पे नुस्खे चल रहे हैं। 2 लौंग खाएं, लहसुन की कली खाएं, अदरक, काढ़ा, तुलसी और दालचीनी का, अदरक, दालचीनी, तुलसी का और लौंग डाल के काढ़ा पिएं, योगा करें। मैं कहूँगा ये सब भी आप कर सकते हैं, लेकिन इनके भरोसे ना रहें। मैं एलोवेरा भूल गया, एलोवेरा भी बहुत चल रहा है, इन सब के भरोसा ना रहें, क्योंकि ये एम्पेरिकल हैं, किसी को नहीं पता कि ये काम करेंगे या नहीं करेंगे। इसी तरह से हम एलोपैथी में भी कहते हैं कि आप विटामिन सी लें, आप विटामिन डी लें, मल्टीविटामिन लें और विटामिन सी ज़रूर लें। DHQ की टैबलेट भी आप प्रिवेंटिवली खा सकते हैं, पर इनके भी सहारे ना रहें। ये भी एक एम्पेरिकल ट्रीटमेंट है, जो आपको लेने ना लेने में कितना फ़र्क है इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है। पर फिर भी जो चीज़ अवेलेबल है वो यही है कि आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें, उसके लिए सब खाएं, अच्छी हेल्दी प्रोटीन डाइट लें और फिज़िकल एक्टिविटी चालू रखें। इन सब से हम शायद कोरोना से लड़ पाएंगे और बच पाएंगे, मेरी यही मंशा है। और एक और समस्या जो हमारे सामने बहुत बड़ी आई थी, जो हमारा लॉकडाउन था, वो क्यों था? वो इसलिए था कि हम अपनी कैपेसिटी इलाज की बढ़ा सकें, अपना असेसमेंट बना सकें, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना और PPE मास्क पहनना सिखा सकें। लेकिन उस डर में बहुत सारे हमारे लेबर के लोग परेशान हुए, और वो लोग डर की वजह से, मैं समझता हूँ, मैंने बहुत सी जगह बात भी करी फैक्ट्रीज़ में लोगों से, उनके यहाँ जहाँ सैलरी भी मिल रही थी उन लोगों को, वो भी गांव चले गए। मैं समझता हूँ वो किसी खाने की कमी या पैसे की वजह से नहीं गए, वो लोग डर की वजह से अपने गांव चले गए, वहाँ हम सेफ़ रहेंगे, वहाँ पे कोरोना नहीं है। लेकिन अब स्थिति ये है कि वहाँ उनको गांव वाले भी अलग रख रहे हैं
और उनको खाने की और नौकरी की भी दिक्कतें आ रही हैं। आज वो वहाँ पे हैं, परेशान हैं, वो फिर वापस आएंगे। और उनका वापस आना इसलिए भी ज़रूरी है, हमारी कंस्ट्रक्शन की कार्रवाई, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और फैक्ट्री सभी उनके बिना सफ़र कर रही हैं और उनके बिना नहीं चल पाएंगी। वो आएंगे तो सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा और उनको भी कुछ खाने पीने के लिए पैसे की व्यवस्था होगी। भाइयों, फिर मैं कहना चाहूँगा, अगर आप रिस्क पे हैं तो डॉक्टर, पुलिस और सभी कर्मचारी भी रिस्क पे हैं। यहाँ तक कि डॉक्टरों को 3 महीने की सैलरी भी नहीं मिल रही है, तब भी वो आप लोगों को डिबेटेड रूप से काम कर रहे हैं। तो आप इनके लिए थोड़ा सॉफ्ट रहें और कोरोना को लॉकडाउन खुलने के बाद बहुत समझदारी से समझें। लॉकडाउन खोला गया है तो कहीं ना कहीं इसलिए खोला गया कि सरकार की स्थिति और इकनॉमी बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो आगे भी आपको रिज़ल्ट शायद परेशान करेंगे। चाइनीज़ सामान ना खरीदें। अपने जिस भी ऑफिस में जा रहे हैं वहाँ डिस्टेंसिंग रखें। आपका अगर वो केबिन है या क्यूबिकल है तो उसकी वॉल थोड़ी ऊंची करा लें। अननेसेसरी ना घूमें। हाथ बार बार धोते रहें। मास्क का इस्तेमाल करें। बाहर खाना ना खाने जाएं ज़रूरी ना हो तो। अगर वो बाहर खाना ज़रूरी भी हो तो कोई ठंडी चीज़ें ना खाएं, सिर्फ गर्म खाने का उपयोग करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। अपना ही अगर आप ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नेगेटिव वीडियो ना देखें, नेगेटिव न्यूज़ ना देखें और नेगेटिव वीडियोस ना देखें, ना शेयर करें। ये मेरे आपसे पूरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वो सही समझें तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।